evening, everyone. So it's very good all of you to actually come on time. So discipline is very important in trading. One of the major tool you will have in your toolbox while trading or while investing in capital markets is your discipline. Okay. So I hope आपको पिछली क्लास सबको याद होगी. Good. So what was the major principles that we discussed over there? हमने एक principle बहुत ज़्यादा ने फोकस किया था. मैंने आपको बोला था बहुत important है ये. Please write that principle. So basically, increase in demand. ठीक है ना, जहां भी डिमांड इंक्रीज होगी यानी कि बायर जो है हमारा वो अवेलेबल है. सो व्हाट ही विल डू इज ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस. ठीक है. देखो, जब भी मेरा कोई भी चाहे फॉरेक्स हो चाहे स्टॉक मार्केट हो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है ना, जब भी मेरा किसी भी कमोडिटी या करेंसी का प्राइस जब इंक्रीज होता है, ठीक है, सो वो इंक्रीज कैसे होगा. ठीक है, तो आप मेरी बातों को भी नोट्स बना सकते हो इफ यू वांट, एंड वट एवर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन द स्लाइड्स एज वेल, दैट आल्सो यू कैन नोट डाउन. तो हमने जैसे समझा था कि हम यहाँ पर आज प्रॉपरली समझ लेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से प्रोफेशनल मार्केट्स काम करती है, एंड वी आर गोइंग टू यूज दोस प्रिंसिपल्स टू ट्रेड इन एंड इन्वेस्ट इन द रियल मार्केट्स. ठीक है. सो अगर मेरा प्राइस जो है इंक्रीज होएगा, ठीक है, एक बात पे गौर करना है, इफ द प्राइस इज ट्राइंग टू गेट इंक्रीज, ओके, तो प्राइस इंक्रीज कब होगा, जब मेरा बायर जो है वो हायर प्राइस पे, बेसिकली एक इंक्रीजिंग प्राइस पे खरीदने को तैयार होगा. यस और लेट से कोई भी चीज अगर 100 रुपए की है, ठीक है, एक कमोडिटी है एक्स वाई जेड, द रेट ऑफ दैट कमोडिटी इज ₹100. Now, if the price of the commodity is increasing, can I say that my buyer is ready to buy that same commodity XYZ at higher prices? So एक हमने बहुत ही नॉर्मल बात करी, ठीक है ना, कि जब भी मेरा प्राइस इंक्रीज होएगा वो किस तरह से होएगा कि मेरा बायर जो है वो एक इंक्रीजिंग प्राइसेस पे खरीदने को तैयार है, तभी मेरा प्राइस जो है अपसाइड जाएगा. सिमिलरली अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि प्राइस मेरा डाउन जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस डाउन कौन लेके जाएगा, सप्लायर या सेलर. ठीक है ना, जब भी कोई हेवी क्वांटिटी सेलिंग करेगा तभी प्राइस नीचे जाएगा. यस और नो. सो मोस्ट ऑफ यू एग्री विद मी दैट द प्राइस विल ओनली गो डाउन व्हेन द सेलर इज ट्राइंग टू सेल दैट कमोडिटी. एंड अगर सेलर जो है, ठीक है ना, सेलर क्या चाहेगा, सेलर के मन में हमेशा हाई एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचूं, ठीक है ना, अपने हाईएस्ट प्राइस पे बेचूं. यस और नो, तभी तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा. ठीक है. बट अगर मुझे प्राइस को नीचे लेके जाना है, ठीक है, द सेलर हैज टू टेक द प्राइस डाउन, देन कैन आई से दैट द सेलर इज रेडी टू सेल द सेम कमोडिटी एट लोअर प्राइसेस. कि जो सेम कमोडिटी 100 रुपए की मार्केट में मिल रही थी, इट वाज इफ इट द प्राइस वाज एट ₹100, then the commodity is trading at 99 and 98 because the seller has been ready to sell it at lower prices. तो क्या वो अपनी एक्सपेक्टेशन से नीचे आ रहा है. हर सेलर की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मैं हाईएस्ट प्राइस पे बेचूं, ठीक है, बट मार्केट अगर नीचे जा रहा है, दैट मींस कैन आई से इन अनदर वर्ड्स लाइक इन अ पैसिव वॉइस कि जो मेरा मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सेलर है वो स्मॉलर प्राइसेस पे, लेसर प्राइसेस पे बेचने को तैयार हो, सेल करने के लिए तैयार हो. ठीक है. सो वन मोर प्रिंसिपल कम्स आउट इट कि व्हेनेवर द प्राइस इज इंक्रीजिंग, okay, the price will increase only when the buyers are demanding the same commodity at higher prices. तो हमने लास्ट टाइम क्या समझा था, ठीक है ना, तो आपको मैं एक एक्सटेंशन दे रहा हूँ उस प्रिंसिपल के. लास्ट टाइम हमने समझा था कि जब भी मार्केट में डिमांड होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, जब भी मार्केट में सप्लाई होगी यानी कि सेलर बहुत ज्यादा होंगे तो मार्केट का प्राइस जो है डाउन जाएगा. ठीक है. अनदर एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज इफ द मार्केट इज गोइंग अप, so what does the market say, or what does the price of that commodity say, is that the buyer are basically ready to buy at higher prices. भाई बायर क्या चाहता है, कोई भी अगर आप चीज बाय करना चाहते हो तो आप ये नहीं चाहते कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय करो, आप ये नहीं चाहोगे सबसे कम प्राइस पे बाय हो वो चीज. यस और नो. अगर कोई 100 रुपए की चीज है आपको 98 की मिल रही है, ठीक है, देन यू आर हैप्पी टू बाय इट बिकॉज यू आर गेटिंग अ ₹2 डिस्काउंट. ठीक है. तो कौन सा बायर खुश होगा कि हम जो 100 रुपए की चीज है मुझे 105 पे मिले. कौन सा बायर खुश होगा कि जो ₹100 की चीज है मुझे 110 पे मिले. नो वन. ठीक है. एज पर अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी एज वेल, ठीक है ना, कोई भी खुश नहीं होगा. लेकिन फिर भी अगर मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि वही बायर जो है हायर प्राइसेस पे खरीदने को तैयार है. ठीक है. देखो, मार्केट में मैं ऐसी चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डिस्कसिंग सच फैक्ट्स विद यू, इज बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट इज 10% टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स एंड 90% साइकोलॉजी. ठीक है. तो उस दिन हमने जो भी कैंडलस्टिक का चार्ट देखा था, कहना से कि ये जो चार्ट्स होते हैं, जो भी आपने प्राइसेस देखे हैं, कि दीज आर द डिसीजंस ऑफ द बायर एंड सेलर, तभी तो वो एक प्राइस बन के आता है मार्केट में. आई नो थोड़ा सा बात थोड़ी सी प्रोफेशनल और हाई स्टैंडर्ड की लग रही होगी, बट हम आज इस चीज पे गौर करेंगे कि किस तरह से प्राइसेस जो है हमारे फॉर्मेट हो रहे हैं. हम उन बेसिक चीजों पे बात करेंगे कि जो बायर और सेलर का एटीट्यूड है वही तो मार्केट बना रहा है.
ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लॉजिकल बेस पे करेंगे, ठीक है ना। हम कोई इंडिकेशन बेस पे नहीं करेंगे, हम कोई भी इलॉजिकल सेंस से बात नहीं करेंगे कि देखो ये वाला प्राइस ऊपर जा रहा था मुझे ले लेना चाहिए, ठीक है। हम कोई फोमो नहीं करेंगे, हम कोई जोमो नहीं करेंगे। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाई द मेजर रीजंस दैट द पीपल आर लूजिंग इन द मार्केट्स। तो हम अगर मार्केट में है, ठीक है ना, अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो मैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेट्स से इफ आई इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख रुपीज और समबट इन्वेस्टेड रुपीज 10,000, क्या आपका पहला फोकस ये नहीं होगा कि मैं अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करूं, ठीक है। इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी कि पहला मेरा जो मोटिव होगा वो यही होगा कि मेरा भी जो भी इन्वेस्टमेंट है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द अमाउंट की, वो चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख हो, बट मेरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले मैं उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करूं अपने पास। तभी सेकेंडरी मोटिव क्या है कि मैं उस कैपिटल पे ऑल्सो आई शुड गेन सम प्रॉफिट्स बिकॉज आई एम रिस्किंग माई कैपिटल। यस और नो, ठीक है। सो यहाँ से हमने कुछ चीजों से हमने ये समझा कि इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा था कि लॉजिकली क्या होता है कि जो भी चीज मेरे इवन सेटअप्स भी, जो भी हम यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को हम टेस्टिफाई करेंगे, ठीक है, हम जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे इस इंटर्नशिप में, you will see that 90% of those strategies are psychological and that is why they have the best win rate in the market। ठीक है, देखिए अगर मार्केट में अगर आपको जीतना है, ठीक है, मार्केट में कौन है, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, हमें ये वो जानना पड़ेगा ना। अगर आप क्रिकेट खेलने जाते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, तो आप क्या देखना चाहते हो कि आपके सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है या आपके सामने वाला प्लेयर है कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, यस और नो। ठीक है, एक स्पोर्ट्स की तरह, एक गेम की तरह अगर हम मार्केट को ले, तो क्या मैं ये नहीं जानना चाहूंगा कि जो भी मेरा मार्केट है वो किस चीज से बना है, कौन पार्टिसिपेंट्स है उस मार्केट के। कैन आई से बायर एंड सेलर्स आर द टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट्स। बायर क्या कर रहा है, मार्केट में बाइंग कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, मार्केट में सेलिंग कर रहा है। उन दोनों की जब ट्रांजेक्शन मीट हो रही है तभी तो एक मतलब उन दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग का एक मीट हो रहा है, एक हैंड्स मीट हो रहे हैं, तभी तो मेरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रही है। यस और नो। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आप एग्री कर रहे हो ना मेरे साथ। देखो मैं आपकी वही बातों को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लेके जा रहा हूँ, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग मैच हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट्स को बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल बेस पे देखता हूँ। आई डोंट रीड इट ऑन द टेक्निकल बेस, और मैं आपको भी वही चीज इंकलकेट करना चाहता हूँ बिकॉज दैट्स द मोस्ट पावरफुल। आप चाहे कितने भी बेस्ट इन्वेस्टर्स की अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना, ठीक है ना, उन्होंने सबने कॉमन प्रिंसिपल सबको बोल रखा है कि मार्केट्स में आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए इफ यू वांट टू अर्न इन द मार्केट्स। ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा, जो मिस्टर चार्ल्स मंगर है, मिस्टर वॉरेन बफेट है, आप इनकी कोट्स पढ़ते हो, ठीक है, इंस्टा पे आपने या फिर इनकी बुक्स पढ़ी होगी, तो आपने क्या देखा होगा, मोस्टली इनके कोट्स किस चीज के बारे में होते हैं, इनके कोट्स होते हैं साइकोलॉजी के बारे में। क्या ये अपने कोट्स में ये बताते हैं कि मैं क्या खरीद रहा हूँ या मैं क्या बेच रहा हूँ? Does anyone actually reveals what they are trying to buy or what they are trying to sell? Come on, tell me people। क्या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है वो ये बताता है कि मैं क्या खरीदने वाला हूँ, क्या बेचने वाला हूँ? नहीं, ठीक है ना। तो आप भी इस चीज को एग्री करते हो, बट व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, व्हेन वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, व्हेन द रिपोर्टर्स आस्क क्वेश्चंस टू दोज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कि हाउ हैव यू मेड दिस फॉर्च्यून, तो उनका मेजरली आंसर्स क्या होता है, कुछ कोटेशंस में होता है, कुछ दे ट्राई टू फॉल देयर एक्सपीरियंस विद यू, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। एंड मोस्टली जितने ही मैंने अभी तक फाइनेंशियल किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, जितना आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है, हम जब भी किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर को आप स्टडी करोगे, द मोस्ट कॉमन थिंग between among all these finest investors and the most richest people are that they are kind of masters of psychology। do you agree with me or not? ठीक है, तो मोस्टली पीपल आर एग्रीइंग विद मी। देखो ऐसा मत समझो कि हम सिर्फ साइकोलॉजी बात करेंगे और सारे टेक्निकल्स फंडामेंटल समझेंगे, बट हर चीज को एक समझने का तरीका होता है। एंड व्हाट आई फील द बेस्ट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज टू टेक इट एज साइकोलॉजिकली। अगर मैंने आपसे कल भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि अगर आप कोई भी न्यूज पढ़ते हो, ठीक है ना, आपने पढ़ा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आपने पढ़ा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट गिरा दिया, या आपने किसी कंपनी के बारे में कोई न्यूज पढ़ी, तो जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि उस न्यूज को पढ़ के जो मेरे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स और सेलर्स हैं, उनने किस तरह से उस न्यूज को एब्जॉर्ब किया। देखिए कोई भी अपना जो भी एक मेजर पार्टिसिपेंट होता है, मेजर इन्वेस्टर होता है, वो अपने जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है वो किस पे लेगा, किसी बेसिस पे तो लेगा ना। यस और नो। उनका एक समझने का तरीका होगा, उस न्यूज को डीकोड करने का तरीका होगा। ठीक है, कोई भी रिलायंस में एक हलचल होती है, लेट्स से रिलायंस इज स्टार्टिंग इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली जब मंथ्स बैक रिलायंस ने अपना पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है सेल आउट करने की कोशिश करी, तो आपको क्या लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या वो न्यूज नहीं पढ़ी होगी, क्या उन्होंने वो न्यूज को साइकोलॉजिकली डिकोड नहीं किया होगा मार्केट में? सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जर्नी। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हमने शायद पिछली बार भी डिस्कस किया था, या फिर नहीं भी किया था, तो मैं दोबारा डिस्कस
कर रहा हूँ, व्हाट विल यू लर्न इन दिस इंटर्नशिप। तो हम यहाँ पे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के हम फॉरेक्स की मार्केट के बारे में बेसिक्स को समझेंगे। फॉरेक्स मार्केट और उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं, लॉट साइजेस क्या होते हैं, पिप साइजेस क्या होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे इसको डिफाइन करते हैं। फिर हम फंडामेंटल्स की तरफ पढ़ेंगे, न्यूज एनालिसिस देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी बेस्ट न्यूज वेबसाइट्स हैं वो देखेंगे, कहाँ से हमें फॉरेक्स की न्यूज मिल सकती है, ठीक है। एंड देन वी विल गो ऑन विद द टेक्निकल्स, जहाँ पे हम फॉरेक्स की कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसमें हमें पॉजिटिव आरआर होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझेंगे। फिर हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर बताऊंगा मार्केट में कौन सा फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से अपने बाय ऑर्डर्स डालने हैं, किस तरह अपने सेल ऑर्डर्स डालने हैं, किस तरह से अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट करना है, किस तरह से टारगेट प्लेसमेंट करना है, उस चीज को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे। एंड दैट इज व्हाई इट इज एन इंटर्नशिप एंड नॉट अ कोर्स। देखो कोर्स में आप स्ट्रैटेजी सीख पाते हो, आप अपने ट्रेनर से बात कर पाते हो, ठीक है, बट कोई अब ये आपको बताता है कि किस तरह से ऑर्डर लेना है, या यहीं पे क्यों ऑर्डर लेना है, ठीक है, या यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों डालना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन द लाइव एग्जांपल एज वेल। एंड you know very most important thing is also risk management। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि किस तरह जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिस्क को किस तरह से काबू करते हैं, हम अपने इमोशंस को, क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं हमारे माइंड में ना साइकोलॉजिकली बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं कि यार इतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, तो और कई लोगों के अंदर डर भी होता है। तो इसमें क्या होता है, फियर और ग्रीड जो होता है मार्केट में, ये सर्वेल करते हैं, ठीक है ना, और इसी फियर और ग्रीड को हटाने के लिए हम रिस्क मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोचा होगा तो आप वही तो सोच पाओगे ना जो आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे होंगे, ठीक है ना। या आपने ये सोचा होगा कि चलो इस चीज में इतना रिस्क है तो मैं इतना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेट्स से अगर मेरी सैलरी मेरी 40,000 रुपीज है, आई एम डूइंग अ जॉब, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड आई आस्क देम व्हाट इज द रिस्क, तो लेट्स से मैं 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ, बट अगर मैं 20,000 से ऊपर का रिस्क लूंगा देन इट विल ईट अप माई होल सैलरी, यस और, ठीक है। तो मैं ओवर रिस्किंग करूंगा ना सिचुएशन को। जहां पे भी मैं ऐसी कोई चीज कर रहा हूँ कि जहां पे मैं अपनी औकात से ज्यादा कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे लिए ओवर रिस्क नहीं है? क्या वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म नहीं करेगा एक दिन? इफ द रिस्क इज एक्चुअली एक्सेप्टेड और मेरा सच में लॉस हो जाता है, तो क्या मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। एंड देखिए हम यहाँ पे सक्सेसफुल स्टोरीज की भी बात करेंगे, हम फेलियर्स की भी बात करेंगे। तो अगर हम फेलियर्स की बात करें तो देखो जहां पर मेन फेलियर आता है वो कहाँ पर आता है, जिन लोगों ने मेन अपना पोर्टफोलियो गवाया होता है मार्केट्स में, या they have lost a lot। So what is major problems over there? First of all, obviously उनके पास education तो कम होता ही है, they do not try to perceive the market as it is, they just try to make profits out of it, ठीक है ना। तो उस फियर और ग्रीड के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉस करते हैं कैपिटल का। सेकंड बिगेस्ट रीजन, इवन आई से द अनदर फर्स्ट बिगेस्ट रीजन, ठीक है ना, तो क्या होता है कि इज द रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रॉब्लम, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ मच रिस्क शुड आई टेक, ठीक है। इवन इवन व्हेन यू विल स्टार्ट द ट्रेडिंग, आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए डाले, 10,000 रुपए डाले, क्या आपको ये समझ में आता है कि मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए ट्रेड पे? अगर मैं ये ट्रेड ओपन कर रहा हूँ या ये इन्वेस्टमेंट ओपन कर रहा हूँ तो मैं कब बाहर निकल जाऊँ मार्केट में कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट भी ना करे, ठीक है। देखो मार्केट्स जो है आपके फेवर में भी जाएगी, आपके फेवर के अगेंस्ट भी जाएगी, यस और, ठीक है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है सोचता हो कि जब मैं खरीदूंगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, जब मैं बेचूंगा तभी मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपका एक प्रिंसिपल रहेगा कि जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट्स आपके फेवर में भी जा सकती है, आपके फेवर के अगेंस्ट भी जा सकती है, यस और नो प्लीज, ठीक है, जा सकती है। तो जब ये पॉसिबिलिटी है कि हम मार्केट में लूज करेंगे, तो क्या हमें अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ये है मार्केट में, आई शुड बी इन्वेस्टिंग दिस मच, और आई शुड बी टेकिंग अ स्टॉप लॉस और टेकिंग अ रिस्क ऑफ दिस अमाउंट ओनली, ठीक है ना। तो हर चीज को हमें बेसिकली नंबर्स में डिफाइन करना। मनी मैनेजमेंट इज मेजरली अबाउट द प्रॉफिट्स एज वेल। तो अगर लोगों को ये कई बार नहीं समझ में आता कितना रिस्क लेना चाहिए, तो कई बार ये भी एक प्रॉब्लम आती है लोगों के पास, कितना प्रॉफिट, जो भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उसका क्या करना चाहिए, ठीक है। मानते हो नहीं मानते हो? क्या आपको अगर लेट्स से कई लोगों का आप लोगों का आईपीओ लगा होगा, आपने आईपीओ में पैसे वैसे डबल किए होंगे, तो आपको क्या ये पता था नेक्स्ट में उस प्रॉफिट्स का क्या करूं, मैं उन प्रॉफिट्स को कहाँ यूटिलाइज करूं, कहाँ बेटरली इन्वेस्ट करूं, या कितना इन्वेस्ट करूं और कितना खर्चे के लिए निकालूं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट देयर आर सर्टेन प्रोविजन इन द मार्केट। एंड लास्ट फॉर द नॉट बट द लीस्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। जो उर्वाना मैम आपका एक सेशन लेंगी रिगार्डिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किस तरह से हम अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द मार्केट साइकोलॉजिकल बेसिस पे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ माई इज व्हाई ऑफ ट्रेडिंग। तो आपने ये इंटर्नशिप ज्वाइन करी, ठीक है ना, एंड मैं आज आपका सबका, ठीक है ना, व्हाई समझना चाहता हूँ कि व्हाई यू पीपल हैव जॉइंड दिस इंटर्नशिप, व्हाई यू पीपल हैव डिसाइडेड टू लर्न द फॉरेक्स ट्रेडिंग। Everyone will write their why, even if it is money. I'm not going to judge because everybody is here for money, ठीक है ना। Even if it's for money, it's your favorite sports car, it's your favorite watch,
whatever motivates you to be active and disciplined, I want you to write that. Majorly money for passive income, to gain practical knowledge and earn money. Yeah, it's a way of freedom to learn and earn, to learn about the liquidity stuff. That's good. Develop skill. That's a very important thing. ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तो आप यहाँ पर एक स्किल डेवलप करने आए हो, and that's a very good answer. ठीक है, because forex is new for me. And there are so many lovely answers. I love trading because it gives the knowledge about the sectors and the interest domain, passive income. Because forex is new for me. Okay, you want to get some knowledge. I am from data background science, so I want to learn about the stocks and forex for analysis. That's good, Dhruvi. ठीक है, फॉर नॉलेज, मनी, करियर, मनी. ठीक है, देखो आपका सबसे जो वाई है, वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन एंड टू ट्रेडर्स और माय ट्रेनीज, कि आपका जो वाई है ना ट्रेडिंग में, देखो आपके ट्रेडिंग में आगे जाके दिक्कत भी आएगी, आपको आगे जाके ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत परेशानियां भी आएगी, लॉसेस भी आएंगे कई बार, लेकिन प्रॉफिट्स भी आएंगे. आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन हर जगह होगी. ठीक है, जैसे एक नॉर्मल लाइफ में होती है. आपने जब स्कूल अटेंड करा था, यूनिवर्सिटी अटेंड करी थी, कॉलेज अटेंड किया था, तो नेगेटिव एंड positive both exposure you had in the markets, in your life, right? When you were in the school, when you were in the यूनिवर्सिटी. सो इट्स नॉट समथिंग, जैसे आपको एड्स में दिखाया जाता है, बहुत अनरियलिस्टिक गेम्स दिखाए जाते हैं. इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट. इट्स ऑल्सो अ रियल लाइफ ट्रेड एक्सपोजर. तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का एक रियल लाइफ एक्सपोजर है. यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी और बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे, जहाँ पे आप अल्टीमेट मनी कमाओगे, अनलिमिटेड मनी कमाओगे. ठीक है, सो वाई, फर्स्ट क्वेश्चन रिमेंबर्स दिस, कि आपने आज जो लिखा है ना अपना वाई, प्लीज डू रिमेंबर दैट. Because when the things start going negative, when the things go out of your hand, you should be sticking to your why of trading. Okay, and this why, because I'm telling you, this has helped me in the so many years. When you get stuck in some strategy, when you're stuck in research, when I'm practicing for hours and hours and getting no results, only my why, ठीक है ना, जो भी मेरा वाई है, वाई आई एम गोना डू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही मुझे याद दिलाता है, नहीं मुझे फिर भी करना है, नहीं मुझे कल भी करना है, यही सेम चीज. ठीक है, तो इसलिए आप अपना वाई जरूर याद रखिए और उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिकॉज आपको वो मिलेगा. ठीक है, मुझे मिला है, एंड जिनको अभी तक मैं जानता हूँ, जिनको मैंने ट्रेन किया, सबको मिला. सो प्लीज बी पॉजिटिव अबाउट योर वाई एंड स्टिक टू योर वाई, बी कमिटेड टू योर वाई. ओके, थ्री सीज ऑफ ट्रेडिंग. थ्री सीज ऑफ ट्रेडिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसिस्टेंसी क्या है, हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, एंड थर्ड ऑफ कोर्स हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल में बातें नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर अ लॉट, बट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट शुड यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल ऑफ दिस ट्रेडिंग प्रोसेस. कंसिस्टेंसी, आपको हमेशा ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. ठीक है ना, आपको रेगुलर न्यूज अपडेट्स देखने पड़ेंगे, आपको रेगुलर चार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा. ओनली देन द प्रॉफिटेबल जर्नी इज पॉसिबल, अ कंटिन्यूअस रेगुलर जर्नी. ऐसा भी हो सकता है कि आप एनालिसिस में बहुत अच्छे हो जाओ, शुरू शुरू में आपने बहुत सारे प्रॉफिट्स कर लिए, फिर आप यू टुक अ ब्रेक फ्रॉम दिस थिंग एंड यू वेंट ऑन अ 2 or 3 months वेकेशन, लाइक आई डू. ठीक है, सो वेकेशन पीरियड चलता रहता है, वर्केशन पीरियड बोलता हूँ वैसे. एंड सम ऑफ यू हु हैव बीन सीइंग द स्टोरीज, हमारे रोज के ट्रेडिंग वर्क स्टेशंस बदलते हैं. समटाइम्स वी लिव इन माउंटेन्स, समटाइम्स वी लिव इन सीज, ठीक है, नियर द बीच, बिकॉज हमारा सारा काम जो होता है वो नेट और लैपटॉप से होता है. ठीक है, आई डोंट नीड वेरी बिग एक्सपीरियंस, बिकॉज हम जब एनालिसिस यहाँ पे समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके पास जो भी अपना डिवाइस है, जो भी आपका अपना लैपटॉप है, उसको आप यूज करते हुए अपने पैसे को कमा सकते हो, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट. समबडी हैज बीन फॉलोइंग मी, जैसे कई लोगों ने यहाँ पे फॉलो भी कर रखा होगा मुझे, उनको पता है कि मैं कितनी पर्सनल ट्रिप्स लेता हूँ. ऑल ओवर द ईयर आई रोम अराउंड India. So I love to travel, and you will get also a lot of opportunities to travel. And while traveling, you will also manage your expenses. You will get your expenses from the markets itself. बट उस चीज के लिए आपको ये तीनों प्रिंसिपल को याद रहना पड़ेगा, आपको अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा, आपको अपनी कन्विक्शन देनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस आना है. आप ये सब चीजें जब कर लोगे, तो आपको लास्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे हम ट्रेड को ढंग से कर पाएंगे. सो हमने थोड़ी सी बात करी थी व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट्स की, मार्केट्स क्या होती है. ठीक है, सो बेसिकली मार्केट्स वो होती हैं जहाँ पे कोई भी कमोडिटी को बायर या सेलर होता है सिमिलर कमोडिटी का, वो एक जगह एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आता है और अपनी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करता है. ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती है वो डिफरेंट तरीके की होती है. लेट्स से आपको अगर शेयर बाय करनी है, ठीक है, तो आपके अगर आपको इक्विटी या कैश में बाय करना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट में जाना पड़ेगा. बिकॉज दिस इज देयर इज द प्लेस जहां पर जो बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, दे कम्स एट अ प्लेटफॉर्म. तो अगर आपको स्टॉक में डील करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट में डील करना पड़ेगा. फॉरेक्स करेंसी के लिए हमें फॉरेक्स मार्केट में डील करना पड़ेगा. ठीक है, देन देयर इज अ कमोडिटी मार्केट एज वेल. जिन लोगों ने डीमैट अपना खुलवाया होगा, उन्हें पता होगा कि कमोडिटी मार्केट भी उन्हें रजिस्टर करनी पड़ती है. तो देयर इज अ सिमिलर कमोडिटी मार्केट जहाँ पे क्रूड मेटल्स, जो भी गोल्ड है, ठीक है ना, जब हम गोल्ड की बातें करेंगे, तो दिस बिलोंग्स टू अ कमोडिटी मार्केट. ठीक है ना, तो कमोडिटी मार्केट भी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे इस बारे में. फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज. ठीक है, एंड देन देयर कम्स अ डेरिवेटिव व्हिच इज फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जहां पे हम डील करते हैं. तो एफएनओ मार्केट जो होता है अलग से होता है, और उसका भी रजिस्ट्रेशन अलग से होता है.
ठीक है। सो आई होप यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे एज मेजर। ठीक है, तो अब मेजर एक टॉपिक में समझता हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या फर्क होता है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मेनी ऑफ यू आर फाइनेंस इंटर्न्स इन योर एमबीए कॉलेजेस, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड नो कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड द इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में हमारा जो कॉमन गोल है, कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल हमारा प्रॉफिट मेकिंग है, यस और नो। हमारा किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट, चाहे मैं 2 दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 6 साल के लिए, किसी भी जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा मेजर गोल क्या है? टू मेक प्रॉफिट्स, यस और नो। तो सब ये मानते हैं कि जब भी हम कुछ भी पैसों का रिस्क लेते हैं, ठीक है ना, लेट इट बी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, बट अगर मैं अपने पैसे पे रिस्क ले रहा हूँ, अगर मैंने अपने कुछ सेविंग करी, मैंने अपनी मेहनत से कुछ पैसे कमाए हैं, उस पर मैंने कुछ रिस्क लिया है, ठीक है ना, तो उस रिस्क के बदले मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, यस और नो। ठीक है, सो मेनी ऑफ यू एग्री विद। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बेसिकली जो हमारा कॉमन गोल है वो यही होता है कि हमारा जो मोटो होता है वो अर्निंग प्रॉफिट्स का ही होता है। ठीक है, बट जो डिफरेंस आता है वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ट्रेडर्स इन्वेस्ट इन द मार्केट, बेसिकली वो भी इन्वेस्ट ही कर रहे हैं अपने मार्केट्स में, बट वेरी वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, हम टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेट्स से उन्हें मिनट्स में भी जो परसेंटेज, लाइक से 5 और 6% का जो रिटर्न होता है, वो मिनट्स में भी आ सकता है आपके पास। वो आपका सेम आप आर्ली प्लेटफॉर्म पे भी निकाल सकते हो, सेम आप वीकली और मंथली भी कर सकते हो। Okay, but when you go beyond for a certain period of time, let's say 6 months, ठीक है ना, मिनिमम 6 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए आप जब जाते हो, तो उसे इन्वेस्टिंग बोला जाता है। Why are we learning this difference? It's because something we are going to learn is ट्रेडिंग में, ठीक है ना, जो भी लोग ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो भी लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेजरली जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उनके लिए इंपॉर्टेंट टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, दैट इज योर बेसिकली ब्लॉकिंग योर फंड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 6 मंथ्स या 2 इयर्स। ठीक है ना, तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको अपना जो बेसिकली फंडामेंटल्स है उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अभी हम आगे दो चीजें समझेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। एंड वो जो फर्क आता है वो इसी में आता है कि अगर आप इन्वेस्टिंग की ओर जा रहे हो, अगर आपको 6 मंथ्स से लेके 2 ईयर्स से लेके ज्यादा की इन्वेस्टिंग करनी है, अपने फंड्स को ब्लॉक करना है, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड्स में तो अपना ये नहीं है ना कि मैं आज अपने म्यूचुअल फंड्स खरीदूंगा कल ही निकाल लूंगा। डज एनीबडी डज दैट? कि म्यूचुअल फंड्स में क्या आप ट्रेडिंग कर पाते हो कि मैं आज अपना म्यूचुअल फंड बनवाऊंगा, मैं अपनी एसआईपी कराऊंगा और मैं कल उसे निकाल लूंगा? ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल इन बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अगर मैं इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को शेयर करूं, ठीक है ना, अगर मैं इन्वेस्टिंग करना चाहता हूं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फंडामेंटल्स मोर। ठीक है ना, फंडामेंटल्स में क्या आएगा वो भी हम स्टडी करेंगे आगे जाके, बट मेजरली अगर मैं आपसे बोलूं ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल्स को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली कल एक स्टूडेंट ने मेरे से एक बात पूछी थी कि सर एक बात बताओ कि हम कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है ना, हम कुछ सेटअप भी, कोई भी अगर सेटअप पे काम करते हैं, प्राइस जो होता है वो ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएट करते हैं। अब लेट्स से किसी दिन ऐसा हुआ कि कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आ गई, ठीक है ना, ही इज अ स्टॉक मार्केट स्टूडेंट। सो उसने मेरे से पूछा कि सर अगर ऐसा हुआ कि कोई भी कंपनी के बारे में कोई भी एक रॉन्ग न्यूज आ गया और उस वजह से डिप होता गया, बहुत ज्यादा प्राइस नीचे चला जाता गया, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी फेल नहीं हो जाएगी? क्या हमें लॉसेस ज्यादा नहीं होंगे? ठीक है, आपको क्या लगता है ऐसा होगा? ओके, एवरीवन विल गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। क्या आपको लगता है ऐसा होगा कि कोई भी मार्केट में आप कोई भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो और मार्केट में एक सडन न्यूज आ जाती है, यस समथिंग लाइक हैपन इन बजाज, आपको क्या लगता है कि वो न्यूज है तो उससे आपको क्या बहुत ज्यादा लॉस होने के फर्क पड़ता है या बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस है? दैट्स गुड, विदाउट स्टॉप लॉस, यस। अब आपको ये समझना है कि व्हाट हैपेंस इन द मार्केट इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट जो है ना, मार्केट में क्या है, मार्केट में जो प्राइस बिहेवियर है, ठीक है, मार्केट में क्या होगा, मार्केट प्राइस ही तो नीचे जाएगा। अगर उस कमोडिटी का या उस शेयर का जब प्राइस नीचे जाना होगा तो प्राइस ही तो नीचे जाएगा। अल्टीमेटली अगर प्राइस को नीचे जाना होगा तो हमेशा वेव फॉर्मेशन में जाएगा। ठीक है, प्राइस का बेसिक नेचर क्या होता है? यू कैन राइट अ शॉर्ट शॉर्ट नोट अबाउट इट। तो प्राइस का जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा वेव फॉर्मेशन का होता है। प्राइस कभी भी ऐसे नीचे नहीं जाएगा, कभी भी प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी न्यूज हो, चाहे कितनी बड़ी न्यूज ना हो। मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे ड्रॉप डाउन नहीं होएगा, मार्केट कभी भी सीधा अप नहीं जाएगा। जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी है या वो चार्ट्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, वो एक चीज जानते हैं कि मार्केट्स में अगर प्राइस नीचे जाएगा तो एक वेव फॉर्मेशन बनाता हुआ ही जाएगा। सिमिलरली अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा, ठीक है, तो हमेशा एक वेव फॉर्मेशन बनाता हुआ जाएगा अपसाइड पे। जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग करी है, जिनका भी एक्सपीरियंस रहा है, क्या ऐसा ही होता है मार्केट्स में? क्या मार्केट सीधा कभी भी आपने देखा हो कि एकदम ड्रॉप डाउन हो गया हो या मार्केट एकदम बिल्कुल प्लंज अप हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है? तो अगर नहीं भी पता इट्स ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसा होगा, जैसे क्रिप्टो मार्केट्स में ऐसा होता है कि मार्केट्स जो है प्लंज डाउन करती चली जाती है, ठीक है, मार्केट्स एकदम शॉर्ट अप हो जाती है, बट
इन द रेगुलर मार्केट लाइक फॉरेक्स मार्केट, देखो क्रिप्टो मार्केट्स जो है बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है, क्रिप्टो मार्केट्स के प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव सर्टेन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द क्रिप्टो दैट। सिमिलरली अगर मैं फॉरेक्स और इक्विटी की बात करूं तो हमने बताया था यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कंपनी के बारे में अगर न्यूज आती है तो कंपनी के शेयर्स अप डाउन होते हैं। व्हाट अबाउट द करेंसीज? क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया के बारे में कोई गलत न्यूज आई और रुपी फॉल करी हो? क्या ऐसा कुछ होता है? ठीक है ना, तो यही चीज हमें जाननी है कि फॉरेक्स में क्या चीजें काम करती हैं और फॉरेक्स में क्या चीजें नहीं काम करती हैं। ठीक है, बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें टेक्निकल्स पे ज्यादा फोकस करना है। सिमिलरली अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो मुझे फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस करना है। ये बात क्लियर है? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्लीज? एनीवन? दैट्स ग्रेट, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए हैं, ठीक है ना, दे विल वर्क विद मी ऑन द टेक्निकल पार्ट। ठीक है, सिमिलरली जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, करेंसी में देखो इन्वेस्टिंग करना इतना आसान नहीं होता वैसे भी, आप लॉन्गर टाइम के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते, तो फॉरेक्स में यूजुअली ट्रेडिंग ही होती है। हाँ, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप गोल्ड में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बट गोल्ड के फंडामेंटल्स भी हम स्टडी करेंगे और उनका आप ज्यादा यूज कर सकते हो। देखो एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है? व्हेनेवर यू योरसेल्फ, एक्टिव का मतलब क्या है कि यू आर एक्टिव इन द मार्केट्स। ओके, सो व्हेनेवर यू योरसेल्फ आर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल पार्ट, ठीक है, आप अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, वो अपने बेसिस पे ले रहे हो। यानी कि आप खुद अपना एनालिसिस कर रहे हो, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर मेकिंग सम फाइनेंशियल डिसीजंस। तो लेट्स से आप अपना ही पोर्टफोलियो कुछ मैनेज करना चाह रहे हो, ठीक है, आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंपनीज की लिस्ट पर एक वॉच लिस्ट बनाते हो, उसके बारे में स्टडी करते हो, उसके बाद टेक्निकल स्टडी करते हो, ठीक है ना। सो इट शोज दैट यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, एंड उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे एक्टिव इन्वेस्टमेंट। ओके, बट लेट्स से देयर इज अनदर डिफरेंट सिनेरियो कि यू आर ऑलरेडी हैविंग अ जॉब, आप किसी जॉब में हो, ठीक है, आपके पास अपना बहुत सारा काम है, आपके पास टाइम कम होता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली व्हेनेवर आपके पास जो भी सेविंग्स आ रही है, ठीक है, आप उसको किसी फंड मैनेजर को दे रहे हो, लेट्स से आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हो, या आप किसी फंड मैनेजर को अपने फंड्स को डिपॉजिट कर देते हो, एंड दैट फंड मैनेजर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टेक्स फाइनेंशियल डिसीजन फॉर यू। ठीक है, क्या हम म्यूचुअल फंड में ऐसे ही कुछ नहीं करते? क्या हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि आप इन्वेस्ट कर मतलब आप क्या सेलेक्ट कर पाते हो कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना? ठीक है, तो जब भी आप फंड मैनेजर को किसी को हायर करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या किसी भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हो, तो बेसिकली होता क्या है कि वहां पर वो जो फंड मैनेजर है, द सेम फंड मैनेजर और द ट्रेडर इज टेकिंग योर फाइनेंशियल डिसीजंस। तो उसके एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे जो रिटर्न्स आएंगे उसमें से आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा। ठीक है, सो एक्टिवली बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली व्हेन यू आर योरसेल्फ इन्वॉल्वड इन द मार्केट, आप 100% खुद ही दे रहे हो, आप अपना एनालिसिस खुद कर रहे हो और उसके बेसिस पे खुद डिसीजन ले रहे हो। However, in the passive investment, when you are depositing your money to someone else, you're giving your money to some other broker or fund manager or mutual funds, ठीक है, एनी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पे आप किसी और को बोल रहे हो, एक तरह से ऑथोराइज कर रहे हो कि आप मेरे पैसों पे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लो एंड मेक सम रिटर्न फॉर मी। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कई लोग यहाँ पे जॉब भी करते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था, इवन इफ यू आर डूइंग सम जॉब एंड इवन इफ यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट आफ्टरवर्ड्स, इवन आफ्टर लर्निंग आपको ऐसा लगता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता या मेरे से नहीं हो पाएगा, सो at least for making some profits, what you can do is basically you can hire some other fund manager, or you can invest your funds in some indirect, like for example mutual funds। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप एक्टिवली करो चाहे पैसिवली करो। एंड आई होप आप लोगों ने समझा भी होगा कि आपने अगर एक बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो प्लीज डू रीड इट अबाउट रिच डैड पुअर डैड। इट्स वन ऑफ द मास्टरपीस इन द इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री। बहुत लोगों ने, बहुत मिलियनेयर्स ने, अगर आप देखोगे उनकी लाइफ स्टोरी बार पढ़ोगे तो वन ऑफ देयर फेवरेट इज रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। यू कैन फाइंड इट ऑन द गूगल एज वेल। ठीक है, तो प्लीज डू रीड इट। सो वन प्रिंसिपल इज क्लियर दैट इफ वी वांट टू बिकम रिच, इफ वी वांट टू बिकम रिच और हैव सम सरप्लस मनी, ठीक है, जहां पे आप लेजर या एक लग्जरी को अफोर्ड करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। बिकॉज अगर आप एक्टिवली किसी जॉब में काम कर रहे हो तो वो पैसा आपका क्या होगा, बेसिकली आप आपने अगर जिस दिन आपने जॉब करी उस दिन आपको पैसे मिलेंगे। बट व्हाट अबाउट द डे दैट यू आर नॉट अवेलेबल, योर और यू आर इल, ठीक है ना, एज ए ह्यूमन यू कैन बी इल एंड यू हैव नॉट गॉन टू द जॉब और यू हैव लेफ्ट द जॉब, देन व्हाट, हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू? ठीक है, हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली? your investments are going to support you financially, that's why you should do investments। बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स को, आपको पता है कि आप कोविड एरा के, आपने कोविड एरा वो एक्सपीरियंस किया है। इवन आर previous generation, our mothers and fathers even haven't not experienced such a thing, बट आप लोगों ने वो कोविड एरा देखा है। कई लोगों ने अपनी जॉब्स को बाय बाय बोला है, कि कितने लोगों ने अपने फाइनेंशियल पोजीशन को बेसिकली बिल्कुल टूटता हुआ देखा है। तो अगर आप उन चीजों में नहीं आना चाहते, इफ यू डू नॉट वांट टू बी फॉल बैक बाय द इकोनॉमिक स्टेट,
then you have to go with the investments. आई नो कि कोविड में आपके सारे प्राइसेस भी डाउन हो गए थे, पोर्टफोलियोज भी डाउन जा रहे थे, बट एटलीस्ट यू हैड सम इन्वेस्टमेंट and those investments were actually protecting you when you were not having a job, when you were trying to find a job and you're not getting one. So investing और trading का सबसे बेस्ट बात ये होती है कि even if nobody is trying to basically, अगर मैं बोलता था कि जैसे अगर मैंने अपना सीवी किसी को भेजा, ठीक है, he has rejected my CV और आई एम नॉट गेटिंग एनी जॉब, स्टिल ऐसा कुछ नहीं कि आप अपने आप से पैसा नहीं कमा सकते, आप ऑनलाइन अर्न नहीं कर सकते, देयर इज ऑलवेज अ चांस, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर, यू हैव टू गेट एजुकेटेड। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप यहाँ ले लिया, आपने एजुकेशन ले ली, बट नेक्स्ट स्टेप इज योर प्रैक्टिस। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एनालिसिस की हम बात करें तो मैंने आपको बताया था दो तरह की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट हम दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लाइक फॉर शॉर्ट टर्म वी आर लुकिंग फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर द लॉन्ग टर्म वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो फॉर अ ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट, his sole weapon behind his armory is to take a decision on the basis of his or her own analysis। तो आपको अपना एनालिसिस करना पड़ता है। यहाँ मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की और बात नहीं करेंगे। कोई भी मेरे से ये नहीं पूछेगा प्लीज सर मुझे कोई म्यूचुअल फंड बता दो, कुछ बता दो, आई डू नॉट गिव सच एडवाइजरी। ठीक है, मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट सिखाता हूँ आपको, एक्टिव ट्रेडिंग सिखाता हूँ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द एक्टिव थिंग्स। ओके, सो रिगार्डिंग दिस एक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो दो तरह के एनालिसिस हम करते हैं। देखो, कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, या तो हम किसी भी चीज को बाय करेंगे या किसी चीज को सेल करेंगे, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, नॉट अबाउट एनी अदर मार्केट्स। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको बाइंग या सेलिंग करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली उस मार्केट का पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी चीज बाइंग कर रहा हूँ तो क्या मेरा ये साइकोलॉजिकल एजेंडा है माइंड में कि ये चीज का प्राइस बढ़ेगा इन द फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर, लेट्स से 2 days, लेट्स से 2 hours, वट एवर, but what I'm expecting is that the price is increasing. Similarly, अगर मैं selling कर रहा हूँ, if I'm selling, so what is my financial, what is my actual psychological level? क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई भी चीज अगर सेल कर रहा हूँ तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन द फ्यूचर दिस प्राइस विल डिक्रीज, द प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी विल डिक्रीज और विल गो डाउन। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो सबको समझ में आनी चाहिए। प्लीज बी विद मी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल आर नॉट एबल टू ग्रास्प दिस, बिकॉज यही छोटी बातें जो आप इग्नोर कर जाते हो मार्केट में और आपके लॉसेस इकट्ठे होते हैं। सो व्हेनेवर आई एम एक्सपेक्टिंग टू बाय और सेल, आई एम एक्सपेक्टिंग either the price will go up or the price will go down। तो क्या आप बाय करने के बाद ही एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, या उससे पहले एनालिसिस करोगे कि प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए मैं बाय करूं? मैं दोबारा अपना क्वेश्चन बोलूं, क्या आप ऐसे इन्वेस्टर हो कि आपने बाय कर लिया और उसके बाद आप होप कर रहे हो कि प्राइस ऊपर चला जाए, या आप बाय करने से पहले अपने एनालिसिस करोगे कि प्राइस ऊपर जाए? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया मेरे को कि अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूं तो मुझे पहले ही पता होगा ना, मैंने पहले ही कुछ अपना एनालिसिस कर रखा होगा। यस, सो फर्स्ट कम्स द एनालिसिस एंड देन कम्स द डिसीजन। अब अगर मुझे एनालिसिस करना है, मुझे ये जानना है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। और व्हाट इज द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट आई हैव टू डू? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट इन्वेस्टर और ट्रेडर्स डू। फर्स्ट इज द फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, उसको हम डीपली समझेंगे, एंड सेकंड इज द टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको क्या बताता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो भी कंपनी के इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर द प्राइस, एक्सेप्ट फॉर द प्राइस, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस को बढ़ा रहे हैं चढ़ा रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। सो एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ माय कमोडिटी, दैट इज आई एम गोइंग टू स्टडी। लेट्स से अगर मैं रिलायंस का शेयर बाय करना चाहता हूं तो मैं क्या समझूंगा कि रिलायंस क्या बिजनेस करता है, ठीक है, रिलायंस की टीम कौन सी है, उनके सीईओ कौन है, ठीक है, रिलायंस कितने कॉन्ग्लोमरेट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है, अभी तक का परफॉर्मेंस क्या रहा है, आगे उनका कौन कौन सा कॉम्पिटिशन है, ठीक है, पॉटर्स 5 एनालिसिस अगर आपने अपने एमबीए में पढ़ा होगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एनालिसिस दैट वी डू इन द फंडामेंटल एनालिसिस। यस और नो, हम उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम उनकी टीम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं, क्रिप्टो में फंडामेंटल एनालिसिस होता है। क्रिप्टो में ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस होता है दैट इन क्रिप्टो वी अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कॉइन इज गेटिंग इन द इशूड इन द मार्केट। अगर कोई भी नया कॉइन आ रहा है मार्केट में, या लेट्स से और कोई कॉइन है, लेट्स से मैं बिटकॉइन है, बिटकॉइन में मैं क्यों क्यों इन्वेस्ट करना चाहूंगा? पहले मैं उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढूं कि बिटकॉइन, पहली बात तो ऐसे क्या चीज है जो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहूँ। बिटकॉइन कोई कंपनी तो है नहीं, कोई बिजनेस तो करती नहीं है, तो बिटकॉइन का पर्पस क्या है? 98% ऑफ द इन्वेस्टर्स इन बिटकॉइन डू नॉट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द बिटकॉइन, कि बिटकॉइन एक्चुअली है क्या। ठीक है, बिटकॉइन को एक्चुअली करेंसी क्यों बोला गया, बिटकॉइन को कमोडिटी क्यों नहीं बोला गया? तो किसी भी चीज में अगर मैं करेंसी की बात करूं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स ओवर हियर, तो हमारे फंडामेंटल्स क्या होंगे? अगर मैं आईएनआर की बात करता हूं, लेट्स से मैं आईएनआर में डील कर रहा हूं, मैं यूएस डॉलर में डील कर रहा हूं, तो क्या मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि यूएस की क्या यूएस गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या मॉनेटरी पॉलिसीज रही हैं, क्या फिस्कल पॉलिसीज रही हैं? आई नो दीज आर सम हेवी वर्ड्स फॉर यू, बट दीज आर द फैक्ट्स। जब भी मैं करेंसी के बारे में समझना चाहता हूँ, मैं करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे उसके फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा पुट कॉल पैरिटी रेशियो क्या चल रहा है, मेरे फिशर इफेक्ट क्या चल रहा है, मेरा मार्केट में इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या चल रहा है, मार्केट में फेड रेट्स क्या चल रहे हैं, यूरोपियन रेट्स क्या चल रहे हैं, ओवरऑल ऑल द वर्ल्ड में क्या हो रहा है उस चीज, तभी मैं उसमें फंडामेंटली इन्वेस्ट कर पाऊँ। सेकंड इज द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या स्टडी करते हैं? हम प्राइस चार्ट्स को देखेंगे, हम
प्राइस की मूवमेंट को समझेंगे और प्राइस के मूवमेंट को एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो अप और वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन। कभी भी मार्केट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर, ठीक है। बट टेक्निकल एनालिसिस में हम ये समझेंगे कि अ, अगर मैं एक नॉमिनल बात करूं तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि मुझे क्या किस किस कमोडिटी को बाय करना चाहिए। आपको पता है अगर आप इवन स्टॉक मार्केट में जाओगे तो हजारों सिक्योरिटीज हैं वहां पे बाय करने के लिए, यस, ठीक है। बट आपके लिए कौन सी सूटेबल है, व्हाट इज योर बेस्ट सिक्योरिटी दैट यू वांट टू चूज टू इन्वेस्ट इन। सिमिलरली हजारों देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ करेंसीज इन द वर्ल्ड, किस करेंसी में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसी के असाइनमेंट के बेसिस पे आपको मैंने एक वीडियो शेयर करी थी अपनी, जो हमारा यूट्यूब पे एक वीडियो है जहाँ पे हमने ये समझा था कि मार्केट में पेयर्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, माइनर पेयर्स होते हैं, मेजर पेयर्स होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या बताएगा कि किस करेंसी में हमें डील करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं टेक्निकल के एनालिसिस की बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताएगा, टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताएगा कि मुझे कब बाय करना चाहिए, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। अच्छा, मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोगों को लगता है रिलायंस एक अच्छी कंपनी, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ एडवाइजरी और समथिंग, बट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट ओवर, ठीक है। तो किस किस को लगता है रिलायंस एक अच्छी कंपनी, जिसको नहीं भी लगता यू कैन से नो, इट्स ओके, आई एम नॉट जजिंग, नोबडी इज जजिंग, ठीक है। हम अब बात कर रहे हैं, ठीक है। सबको लगता है कि रिलायंस अच्छी कंपनी है, एवरीबडी इज सेइंग यस, ठीक है। तो अगर आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो क्या आप कभी भी कर सकते हो, मतलब इन द सेंस अगर मैं आज बोलूं आज भी रिलायंस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो जरूरी है क्या वो सेम इन्वेस्टमेंट मुझे प्रॉफिट देके जाएगी मार्केट, क्या रिलायंस का प्राइस नीचे नहीं जाता, ठीक है। जब रिलायंस का प्राइस भी नीचे जाता है और मैं उसे गलत टाइम पे अगर बाय कर लूंगा तो क्या मुझे लॉसेस इंकर होने शुरू नहीं हो जाएंगे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू डीपली अंडरस्टैंड दिस, दैट whenever you are buying anything, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बाय करना चाहिए। लेट्स से मैंने डॉलर सोच लिया कि डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, डॉलर के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आई शुड बाय डॉलर, बट व्हाट इज द करेक्ट टाइम, should I buy dollar right now, should I wait for another 2 days, or should I wait for another 6 months or 1 month to buy dollar, ठीक है। that means I am asking myself what is the best price to buy, ठीक है। तो आपको दोनों एनालिसिस की आई थिंक इंपॉर्टेंस समझ में आ रही। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक द पॉइंट ऑफ हाउ दीज टू एनालिसिस वर्क्स इन आवर लाइफ। वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या बताता है, कम ऑन एवरीवन, व्हाट डज द फंडामेंटल एनालिसिस आंसर। नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा करना कैसे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो मैंने अभी आपको क्या बताता, ठीक है, कि फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं ये सेलेक्ट करने के लिए व्हाट टू बाय, दैट्स गुड, ठीक है, व्हिच कंपनीज और करेंसी टू बाय। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, व्हाई डू वी डू टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। सबके बेस्ट आंसर है व्हेन टू बाय, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया कि फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं तो ये जानने के लिए कर रहे हैं व्हाट टू बाय। सिमिलरली अगर हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हेन टू बाय, ठीक है, वो व्हाट इज द बेस्ट प्राइस टू बाय, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हो कि मैंने अभी जो आपको फैक्टर्स बताए उसी के बारे में हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी बाय कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या समझना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी समझनी चाहिए, हमें परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर समझना चाहिए, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी समझना चाहिए, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस दैट वी डू इन द फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स में हम यूजुअली ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में हम सबसे ज्यादा जो है टेक्निकल्स पे फोकस करेंगे। थोड़े बहुत फंडामेंटल न्यूज एनालिसिस हम समझेंगे क्योंकि न्यूज जो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है आपकी ट्रेडिंग को, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस में हम न्यूज एनालिसिस सीखेंगे मेजरली, बट बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन न्यूज को हम ढंग से समझेंगे कि कौन सी न्यूज किस तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एनालिसिस हम किस पे फोकस करेंगे, हम अपने प्राइस पे फोकस करेंगे, हम अपने जो प्राइस पैटर्न्स है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल मार्केट्स में क्या डेटा चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम हम स्टडी करेंगे कि मेरा नेक्स्ट मूव होना चाहिए, नेक्स्ट जो डिसीजन होना चाहिए बाइंग करने का वो कब होना चाहिए। सो टेक्नीशियंस आल्सो समटाइम्स कॉल्ड चार्टर्स बिलीव दैट द मार्केट विल जनरेट इंडिकेटर्स इन प्राइस ट्रेंड्स। तो बेसिकली होता क्या है, हम किस बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम ये समझते हैं कि जो प्राइस ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में उसमें कुछ इंडिकेटर्स हमें मिलेंगे जहां पे हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट से प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा और इस पॉइंट से जो मार्केट है प्राइस से नीचे जाएगा, ठीक है। और वही चीज आप मुझे आंसर करोगे प्राइस कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा, और आप देखना बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप यू आर गोइंग टू आंसर मी व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू गो अप एंड व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, ठीक है। तो अगर आपको यही पता चल जाए व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू गो अप एंड व्हेन द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन, क्या आपकी 80% ट्रेडिंग वही नहीं हो गई। सो you will be the one answering me the same questions कि when is the price going to go up and when is the price going to go down, ठीक है। सो ये हम चीजें धीरे धीरे इसको एडवांस कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी थ्योरी और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट की, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर विद दिस थ्योरी एंड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो आज मैं चाह रहा था सारा का सारा जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए, सो दैट वी कैन मूव ऑन विद द प्रैक्टिकल पार्ट विद द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो फॉरेक्स या फियाट करेंसी, फियाट करेंसी क्या होती है किसी को पता है? अगर मैं आपसे फॉरेक्स की बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारी फियाट करेंसी, ठीक है। तो देखो फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज।
सो फॉरेन एक्सचेंज इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन करेंसी इनटू अनदर, ठीक है, वन करेंसी इनटू अनदर. So let's say if I want to buy some dollars. So what I am doing over here is that I am giving up my Indian rupees to get some dollars. Yes or no? Come on, people tell me. Am I giving up my Indian rupees to get some dollars? ठीक है, तो इसे बोलते हैं फॉरेक्स. दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना. मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में सारी चीजें समझाता चला जाऊंगा सो दैट आपके माइंड में चीज बैठ जाए. और मेन उन कॉन्सेप्ट्स पे हम ज्यादा टाइम देंगे जिन पे हमें ज्यादा जरूरत है ट्रेडिंग की समझने की. ठीक है, सो फॉरेन एक्सचेंज, द एफएक्स मार्केट और द फॉरेक्स मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस फॉर एक्सचेंजिंग नेशनल करेंसीज. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी नेशनल करेंसीज है वो आपस में एक्सचेंज कर पा रहे हैं. यूरो यूएसडी होता है, ठीक है, स्विस फ्रैंक होता है, देन somebody is exchanging Swiss franc for US dollars, somebody exchanging New Zealand dollars for US dollars, somebody exchanging Canadian dollars for US dollars, ठीक है ना. तो इस तरह से हमारे जो करेंसीज के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है वो सब चलते रहते हैं, ठीक है. बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ ट्रेड, commerce and finance, forex market tend to be the largest and most liquid assets world in the world, ठीक है ना. तो जो फॉरेक्स होता है वो सबसे मोस्ट लिक्विड होता है. कि अगर आपको पता हो किसी के पास अभी भी, अगर मैं बोलूं कि घर पे यूएस डॉलर्स पड़े, लेट्स से इवन दे हैव $1,000, अगर अभी वो मार्केट में जाएंगे तो अभी के अभी उन्हें आईएनआर उनके उसके बदले मिल जाएगा, ठीक है. अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, देन आई हैव टू वेट फॉर द लिक्विडिटी टिल टुमारो. जब मार्केट ओपन होगा तभी मैं उसको सेल या बाय कर सकता हूँ, ठीक है. लेट्स से एग्जांपल कि 9 o'clock कोई ऐसी न्यूज आई, ठीक है ना, जिसमें आपको लगता है कि आपका जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा नीचे जाने वाला है कल. तो ऐसा हो सकता है कि मैं आज ही उसे बेच दूं, इसी टाइम 9 बजे इसको बेच दूं रात के, ठीक है. बट यही चीज अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, देन इट इज पॉसिबल बिकॉज इट्स अ 24 आवर मार्केट. तो अगर मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई न्यूज आई है, मेरा कोई एनालिसिस है कि यहाँ से जो यूएस डॉलर है वो नीचे जाने वाला है, ठीक है ना, वो यूएस डॉलर जो नीचे जाने वाला है, आई शुड सेल इट, देन आई कैन डू इट जस्ट राइट नाउ. And that is why when we say कि यहाँ पर सबसे ज्यादा liquidity है, that means the buyer and seller are any time ready to transact. Going on to the next, तो आपको fiat currency समझ में आई. तो basically fiat currency is any currency that you are using. तो अगर हमारी fiat currency कौन सी होगी, everyone हमारी fiat currency कौन सी है right now? INR. Similarly अगर मैं आपसे पूछूं any US resident, उसकी fiat currency कौन सी होगी? USD, US dollar, ठीक है, that's good. Similarly Canadians की Canadian dollar है, न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है. सो देयर आर अलग डिफरेंट फॉरेक्स करेंसीज. सिमिलरली हमने ये समझ लिया फॉरेक्स मार्केट क्या होती है. फॉरेक्स मार्केट में जहां पर बायर और सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स एंड मीट एंड डू देयर ट्रांजेक्शन, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया कि कोई भी बंदा यूएस घूमने जा रहा है, ठीक है. तो अगर आपको यूएस घूमने जाना है तो आपको फियाट करेंसी कौन सी होनी चाहिए आपके पास. अगर आपको यूएस घूमने जाना है, लेट्स से यू आर विजिटिंग यूएस इन द नेक्स्ट वीक, व्हाट फियाट करेंसी यू शुड हैव टू एक्सपेंस ओवर देयर, ठीक है. तो आपके सबके पास यूएसडी होनी चाहिए. तो आप इस यूएसडी को परचेज करने के लिए कहीं कहाँ जाओगे, फॉरेक्स मार्केट में जाओगे, ठीक है. किसी सेलर से परचेज करोगे. भाई आपको यूएसडी बाय करना है तो कोई सामने सेलर होना चाहिए ना यूएसडी का, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी एक्सचेंज द करेंसी इन द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है. सो फॉरेक्स एंड फियाट करेंसी. तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. यहाँ पे आप एक छोटा सा क्वेश्चन समझ रहे हैं जाने से पहले कि हाउ डू वी मेक प्रॉफिट्स इन फॉरेक्स मार्केट्स. देखो आप यहाँ पे ट्रेडिंग सीखने आए हो, बट हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि फॉरेक्स मार्केट में मैं एक्चुअली में प्रॉफिट कैसे कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ. लेट्स से टुडे इज वेडनेसडे, यस. तो मुझे अभी जो नेक्स्ट मंडे है, हमारा जो भी कमिंग मंडे है, ठीक है, वहां उस दिन मुझे यूएस ट्रैवल करना है. यूएस अगर मुझे ट्रैवल करना है तो आपने जैसे बताया कि मेरे पास कौन सी करेंसी होनी चाहिए, मेरे पास यूएस डॉलर होना चाहिए, यस, ठीक है. सो आई वेंट टू द फॉरेक्स मार्केट एंड बॉट सम अराउंड 10,000 यूएसडी फॉर माई एक्सपेंडिचर, ठीक है. भाई यूएस जा रहा हूँ, फ्लाइट का खर्चा होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा, वहां पे इंटरनल एक्सपेंसेस होंगे, होटल का खर्चा होगा, ठीक है, फूड एक्सपेंसेस होंगे. सो आई एम बाइंग $10,000, ठीक है, टू ट्रैवल टू यूएस, ठीक है. यहाँ तक सबको एग्जांपल समझ में आ रहा है. आई एम ट्रैवलिंग टू यूएस ऑन मंडे. सो आई हैव went to the forex market and bought some $10,000 at the rate of ₹78, ठीक है, क्योंकि मैंने आज बाइंग करी है, ठीक है ना. मुझे जाना मंडे को, लेकिन मैंने आज बाइंग करी है एट द रेट ऑफ ₹78. तो मैंने 78 पे बाइंग करी. तो बताओ मेरी कॉस्ट क्या है एवरीवन, व्हाट विल बी माय कॉस्ट. कितने आईएनआर मुझे देने पड़े होंगे $1,000 को बाय करने के लिए. मैं ₹7,80,000 क्या करूंगा, मैं गिव अप करूंगा, ठीक है, टू बाय सम $10,000. कंटिन्यू टू द एग्जांपल, लेट्स से मेरे संडे की वापसी की टिकट है, ठीक है. मैं संडे वापस आ रहा हूँ, मैं इंडिया में वापस आ रहा हूँ. तो क्या मुझे वो यूएस डॉलर वापस देने पड़ेंगे, ठीक है. मुझे अपने यूएस डॉलर वापसी भाई करेंसी में चाहिए. फियाट करेंसी इंडिया में कौन सी यूज होती है, आईएनआर यूज होती है. तो मुझे आईएनआर वापस चाहिए, ठीक है. सो आउट ऑफ दीज $10,000, लेट्स से मैंने 8,000 एक्सपेंड कर दिए, ठीक है. मैंने 1,000 एक्सपेंड कर दिए, मेरे पास कुछ यूएस डॉलर बचे अपने पास सेविंग्स में, $2,000, ठीक है. $2,000 बचे. नाउ मैं एक्सपेक्टिंग कि मैं इनको रिफंड करा दूं, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे इंडिया में तो मेरे को रुपीज में ही वो काम कर रहा है. तो मैंने इसको रुपीज में वापस उसको एक्सचेंज कराया फॉरेन मार्केट से. बट उस दिन जो मेरा प्राइस चल रहा था वो चल रहा था ₹80 का. तो बताओ मुझे मिलेंगे कितने, ठीक है, 1,60,000,
Good. Now, can anybody tell me what was my cost of this $2,000? What was my cost of $2,000? मैंने कितने रुपए पे परचेज किया था? एवरीवन, मैंने कितने रुपए पे परचेज किया था? ठीक है, 78 के रेट पे। तो बताओ मेरी क्या कॉस्ट आई होगी? 1,56,000। ठीक है, 1,56,000। तो बताओ क्या मेरा प्रॉफिट हुआ यहाँ पर और कितने का हुआ? 4,000 INR। ये सबको समझ में आ रहा है? सो दिस इज a very very small example how do we profit in currency market. तो जब भी हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं और उनके जो प्राइसेस हैं फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉसेस हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं कि जब मैं वापस संडे को आया, लेट से द रेट वाज नॉट 80, इट वाज 76 रुपीज, तो बताओ मुझे कितने मिलते? अगर मैं बोल रहा हूँ कि रादर देन 80 इट वाज 76 रुपीज, तो मुझे कितने मिलते वापस? $2,000 के, 1,52,000। ठीक है, 1,52,000 मुझे मिलते। एंड अल्टीमेटली मैंने पे कितने कर रखे थे? मैंने पे कर रखे थे 1,56,000। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या होता है? यहाँ पे मुझे प्रॉफिट की जगह लॉस होता है 4,000 का। अब कंजेक्चर क्या है? कंजेक्चर ये है कि मेरी सेम हमारी जो थी करेंसीज थी, हमारी जो फियाट करेंसीज थी वही दो ही थी। कि कौन कौन सी? एक INR और एक US डॉलर। ठीक है, और इसमें इतना फ्लक्चुएशन आया और उस वजह से मुझे 4,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। सो कैन आई से दिस प्रॉफिट और लॉस इज बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछने वाला हूँ, बहुत ध्यान से इसका आंसर करना। अब ये बात बताओ मुझे, ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है मेरी प्राइस में, क्या ये मेरा एनिमी है या मेरा फ्रेंड है? ठीक है, मोस्टली सबका आंसर फ्रेंड है। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट में, जिन फ्लक्चुएशन से बड़े बड़े लोग डरते हैं या बड़े बड़े बिजनेसेस डरते हैं, बिकॉज उन्हें क्या है, उन्हें ज्यादा या कम पैसे देने पड़ेंगे। वही चीज को हमें क्या करना है? उस फ्लक्चुएशन से दोस्ती करनी है, क्योंकि उसी फ्लक्चुएशन को इंटरप्रेट करके मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरे प्रॉफिट्स क्या है। अगर मैं बोलता कि अगर मेरा एक स्टैग्नेंट रेट है, ठीक है ना, हमारी गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टैग्नेंट रेट रखे हुए हैं, लेट्स से कि मुझे 78 के 78 ही यहाँ पे वापसी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे 78 के 78 ही वापसी मिलेंगे, तो क्या मैं ये नहीं बोलता यहाँ पे मुझे 1,56,000 मिलते हैं वापस में? ठीक है, क्या मुझे सेम टू सेम रुपीज वापस मिलते? तो क्या मेरा यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता? ₹0 का फ्लक्चुएशन होता। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन है, तभी मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस फ्लक्चुएशन से पैसे कमा सकते। ये बात जिस जिसको क्लियर हो गई ना, वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका। देखो, फ्लक्चुएशन है, मार्केट में वोलैटिलिटी है, ठीक है ना, मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट में अगर हर चीज सर्टेन हो जाएगी तो मेरे को तो प्रॉफिट या लॉस होना बंद हो जाएगा। बट बिकॉज ऑफ दैट अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स, ठीक है ना, हमें वहां से प्रॉफिट होने के चांसेस है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं टेक्निकल एनालिसिस में हमारा काम क्या होगा, क्या हमारा काम यही नहीं होगा इन फ्लक्चुएशंस को स्टडी करना? ठीक है, अभी तक देखो, आप इंटर्नशिप में हो, ठीक है ना, आप मुझे पता है बहुत लोगों ने यहाँ पे कोर्स समझ के आ रहे हो, वो सोच रहे हैं कि मेरे को आज ही क्यों नहीं एक स्ट्रैटेजी बता दी गई। मैं आपका फ्रेमवर्क बना रहा हूँ माइंड का, कि आपको ये समझना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो किस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। ठीक है, आप जो भी समझने वाले हो, जिस फ्लक्चुएशन को आप समझने वाले हो, वो आपको पता तो चले आप एक्चुअली जब ट्रेडिंग कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, वो कर क्या रहे हो। देखो, ट्रेंड लाइन बनाना मैं भी जानता हूँ, मेरे पास सारी स्ट्रैटेजीज है, बट अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा ना, तो आपको ये सब चीजें नहीं क्लियर होंगी माइंड में, कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो उसमें आप कर क्या रहे हो? आप प्राइस की फ्लक्चुएशन को स्टडी कर रहे हो। उसी फ्लक्चुएशन में हमारे प्रॉफिट या लॉसेज है, और उसी फ्लक्चुएशन के को पकड़ने के लिए देर आर जॉब्स इन द मार्केट विच आर गिविंग यू मोर देन 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। जितने भी एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, जो भी लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, क्या आपको लगता है कि उन लोगों को एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती होगी जो फॉरेक्स मार्केट में डील कर सके और उनकी फ्लक्चुएशंस को पढ़ सके? पड़ती होगी ना। जितने भी बड़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउसेज हैं, ठीक है ना, क्या उनको एनालिस्ट की जरूरत नहीं है कि वो उनको बता सके, सर अगर अभी आप इंपोर्ट करवा रहे हो, तो अगर मैंने लेट्स से मैंने एक माल एक्सपोर्ट करा, ठीक है ना, मैंने बहुत सारा माल जो है एक्सपोर्ट करा, मैंने अपना लेट्स से कुछ टॉयज हैं, ठीक है, मैंने टॉयज एक्सपोर्ट करे बट इन ह्यूज क्वांटिटी। मेरा बिल जो था वो $1 मिलियन का था। ठीक है, अब अगर वो $1 मिलियन में मुझे पता है कि अगर मुझे मेरे पास ये चॉइस है, क्या तो मैं आज ही उसे मंगा लूं या मैं 3 महीने बाद मंगाऊं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कितने का बिल जाना चाहिए, क्या हमारे फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, क्या हमारे फॉरेक्स करेंसीज में जितने भी फ्लक्चुएशन है, उससे उससे मुझे क्या लॉस या नुकसान प्रॉफिट हो सकता है। बिकॉज एक बार जब बिल चला गया मार्केट में, ठीक है ना, अगर आप बिजनेसमैन हो, एक बार आपने अगर किसी को बोल दिया कि मेरा ये जो स्टॉक है वो ₹10,000 का है, क्या आप उससे ₹11,000 ले सकते हो? टेल मी, क्या आप उससे ₹11,000 ले सकते हो? आपने एक बार कमेंट कर दिया कि माई स्टॉक इज फॉर ₹10,000, इफ यू वांट टू बाय यू कैन गेट अ बिल ऑफ 10,000। क्या आप अपनी बात से मुकर सकते हो? नहीं ना। ठीक है, सो दैट इज वाई once the export houses or import houses gets the bill or gives the bill, मान लो उन्होंने $1 मिलियन का जो उन्होंने स्टॉक सेल किया था, अब $1 मिलियन तो जो आपका अमेरिकन क्लाइंट है वो तो आपको $1 मिलियन देगा।
यस और नो? आपने एक 1 मिलियन बोल दिया तो आपको 1 मिलियन ही मिलेंगे। 1 मिलियन 10 लाख डॉलर्स हो गए। यस और नो? इतने ही मिलेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब आपने बेचे थे तो प्राइस चल रहा था 80 रुपीज। ठीक है, जब आपने बेचे थे तो प्राइस चल रहा था 80 रुपीज। अब जब आपको 1 मिलियन डॉलर्स मिले और आप एक्सचेंज कराने का इंडियन रुपीज में, तब प्राइस चल रहा है 78 रुपीज। तो बताओ मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जब आपने बिल सेंड किया था तब डॉलर का प्राइस चल रहा था 80 रुपीज, लेकिन जब मेरे पास पेमेंट आई और मैं उस पेमेंट को, ठीक है, INR में कन्वर्ट कराने गया तो मुझे मिले 78 रुपीज। तो मेरा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? सबको पता है लॉस होगा। क्या मैं अपने क्लाइंट को जाके बोल सकता हूँ कि सर मुझे लॉस हुआ, मुझे ये रिकवर करके दो आप? वो क्या बोलेगा, भाई आपने मुझे जितना पेमेंट बोला था उतना ही तो दिया आपको मैंने। ठीक है, तो अगर आपको पेमेंट मिल गई तो इसलिए जस्ट डोंट थिंक अबाउट द फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ करियर। आप अगर इस फ्लक्चुएशन को समझ जाते हो मार्केट में, तो मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एंड 1 मिलियन डॉलर का उनका सिंगल बिल होता है। ऐसे करके उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो भी टेक कंपनीज हैं, उनके जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिल्स जाते हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े एनालिस्ट हायर कर रखे होते हैं। ठीक है ना? तो आपका वहां पे भी अगर जो फॉरेक्स में डीलिंग करना चाहते हैं, दे हैव अ फ्यूचर ओवर देयर एज वेल। जो भी एमबीए फाइनेंस स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको समझ जाना चाहिए, अगर मैं फॉरेक्स की फ्लक्चुएशंस को समझ सकूं, फॉरेक्स मार्केट में डील कर सकूं, देन देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर मी इन द जॉब एज वेल। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव टू स्टडी विद द फॉरेक्स एज वेल। तो इन फ्लक्चुएशंस को हम स्टडी करेंगे। इन फ्लक्चुएशंस को हम किस तरह स्टडी करेंगे? इन फ्लक्चुएशंस को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आज। सो चार्ट किसका है? इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर। सो माय पॉइंट इज कि लेट्स से एक एक बिल रेज हुआ 15 फेब को। ठीक है, तो ये उल्टे रेट्स हैं। लाइक अगर आपको सो यूएसडी में कन्वर्ट करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरा जो रेट है वो 0.0138 का है, तो डूइंग ऑन कैलसी 1 डिवाइडेड बाय, आप ये समझ सकते हो कैसे कर रहे हो, 1.384। ठीक है, तो इसका एक्चुअल रेट इस दिन जो चल रहा है वो 72.25 चल रहा है। ठीक है, आपको उसका बस रेसिप्रोकल करना है और कुछ नहीं करना। तो एग्जैक्ट मेरा रेट अगर मैं आपको 17 मार्च की बात कर रहा हूँ तो कितना चल रहा है? 72.25। ठीक है, ये मेरा रेट चल रहा है इस दिन का। तो लेट्स से एक मैंने बिल रेज किया, मैंने कुछ इंपोर्ट किया माल। ठीक है ना, मैंने कुछ इंपोर्ट स्टॉक इंपोर्ट किया 1 मिलियन डॉलर्स का। ठीक है ना, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ठीक है, ऑन 17th मार्च माय रेट INR फॉर यूएसडी रेट इज दिस। ठीक है, मैंने कुछ इंपोर्ट किया माल एंड आई हैव पेड 1 मिलियन, आई हैव टू पे 1 मिलियन डॉलर्स टू देम। ठीक है, अब मेरे एनालिस्ट ने मुझे बोला कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस ना डॉलर का और ऊपर जाएगा, आप एक काम करो आज ही पेमेंट कर दो। ठीक है, अगर मैं सेम डे पेमेंट करता हूं तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे? मुझे 72.25 इंटू 1 मिलियन देना पड़ेगा। यस और नो एवरीवन पीपल? ठीक है, एग्जांपल समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ऑन 17th March when my price is 72.25 rupees, my analyst says that I have to pay 1 million dollars for my stocks. You should pay right now because is on the basis of his analysis the price is going to go above. अगर प्राइस ऊपर जाएगा, अगर डॉलर मेरा 74 रुपीज का हो गया तो क्या मुझे नुकसान नहीं होगा? जो पेमेंट मुझे 72 लाख के आसपास करनी थी वही चीज मुझे कितनी करनी पड़ेगी? 74 के आसपास करनी पड़ेगी। भाई जो चीज मुझे 72 रुपीज की पेमेंट करनी है वो 74 की करेगी। तो क्या मैं अपने एनालिस्ट की बात नहीं मानूंगा अगर उसके हिसाब से मेरा प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है? ठीक है, बट हुआ क्या इन रियलिटी, व्हाट डिड हैपन? जब एक्चुअल पेमेंट मैं कर सकता था बट मैंने पहले अटेम्प्ट करा था, तो 18 मार्च से लेके 18 अप्रैल 21, मैं इसको डेट मार्क कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली एक साल हो गया। अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ पे प्राइस देखूं तो इट इज गोइंग ऑन 0.01। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.0131। एग्जैक्ट रेट कितना आया 18 मार्च? इट्स 76.33। ठीक है, तो इस दिन मेरा रेट जो चल रहा था वो 76.33 चल रहा था। ठीक है, अब बताओ क्या मैंने सही किया ये पेमेंट देके या मैंने गलत किया? भाई जो चीज मैंने 72 में पे ऑफ कर दी, अगर मैं वही चीज 76 में करता तो क्या मुझे नुकसान होता? तो इसलिए मैंने अगर पेमेंट किया तो क्या सही किया नहीं किया? ठीक है, सही किया। एवरीवन इज एग्रीइंग विद मी, इट वाज अ राइट डिसीजन टू बी मेड। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इन पोजीशंस को, इन बेसिकली फ्लक्चुएशंस को हमें समझना पड़ता है मार्केट्स में। ठीक है, अगर आपको पता है इसी एनालिसिस के आपके 1 CR रुपीज सिर्फ बोनस बोनस के आपके हो जाते हैं। बिकॉज आपने अगर किसी कंपनी का अगर आप फायदा कराओगे तो आपका भी तो फायदा होएगा। ठीक है, डू नॉट लिमिट योर माइंड दैट यू डोंट हैव इनफ कैपिटल या फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल से ये सब है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कैपिटल वाले भी लोग हैं मार्केट में, देयर आर मेनी पीपल हु आर गिविंग जॉब्स फॉर द सेम एज वेल। तो आपको क्या करना, आपका डिसीजन है कि आपको अपना स्किल को ढंग से अच्छे से एक तरह से उसको बनाना है। ठीक है ना, अपने स्किल को इंप्रूव करना है। डोंट लुक फॉर प्रॉफिट्स इन द मार्केट, लुक फॉर स्किल मेकिंग। कि अगर आपका स्किल अच्छा होगा तो पैसे देने के लिए लोग बहुत सारे बैठे हैं।
ठीक है, सो यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू इंप्रूव दिस टाइप ऑफ स्किल यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। सो मनी का फैक्टर जो आपका वाई है ना, वहां से मनी तो निकाल दो, बिकॉज मनी तो इस काम में है ही, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। बट आपका एक और वाई होना चाहिए जो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए मनी से भी, जो आपको इस कंटिन्यू जर्नी पे रखे। हम ये सारी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, देखो अगले क्लासेस में हम ये सारी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। किस तरह से मूवमेंट अप एंड डाउन चल रही है, कहाँ से मैं मूवमेंट पकड़ सकता था, क्या मेरे को, क्या मेरा क्या एनालिसिस होता है कि मुझे पता चलता कि एक्चुअली में प्राइस जो है बढ़ने वाला है, ठीक है। इन सब चीजों को स्टडी करेंगे, इन सब चीजों को जानेंगे। पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर मैं सेम स्किल को इंप्रूव करूंगा देन देयर इज अ होल लॉट ऑफ मनी वेटिंग फॉर मी टू बी क्रेडिटेड इनटू माय बैंक। लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, बट अल्टीमेटली अगर पूरा दिन पॉजिटिव में जाएगा तो आपका अल्टीमेट प्रॉफिट होना ही होना है। सो अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क द क्वेश्चंस, otherwise it's the end of the day, so I'll call it a day and good night to you people। अजय वो आप मेरे को बताओ कि आपको ट्रेडिंग आई नहीं है, ठीक है। अगर आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछोगे तो मैं तो हाँ कर ही सकता हूँ, बट आप मुझे बताना कि आप एक्चुअली में ट्रेडर की तरह सोच पा रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस इंटर्नशिप और नॉट। आई टेल यू द बेस्ट ब्रोकर, आई टेल यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड। सो आई होप आप सबके क्वेश्चन अभी तक आंसर हो गए होंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय पीपल।